बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेकर आ रहे हैं वो है विद्यालय संस्कृति डीएलएड सेकेंड ईयर के यूनिट 5 शिक्षा का नीति शास्त्र। इसमें देखिएगा आप ध्यान से कि शिक्षा नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए। जो हमारी यूनिट है 5 विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक की, इसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए। जो विषय या शास्त्र नीति का निर्धारण करता है तथा नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, अच्छाई बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। जैसे कि नीति से हमें पता है कि नियम का निर्धारण जिस शास्त्र में होता है, जो हमें निर्धारण कराता है, नियम सिखाता है, प्रबंधन सिखाता है, उसे हम नीति शास्त्र बोलते हैं। तो जो विषय नीति का निर्धारण करता है तथा नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। दोबारा बताते, जो विषय शास्त्र नीति का निर्धारण करता है तथा नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, अच्छाई बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। जो विषय या जो भी हमें नैतिक आचरण प्रदान कर रहे, ठीक है। नैतिक आचरण मतलब कि हमारे नीति में, हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है कि बुजुर्गों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बालकों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सहपाठियों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, समाज में जाए तो कैसा होना चाहिए, इसके क्या क्या नियम है, क्या क्या निर्धारण है, क्या क्या हमारे ये तार्किक दृष्टि से कितने सही हैं, या सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए क्या इस नियम और इस विषय का होना बहुत जरूरी है, क्या ये सब इतने आवश्यक है। जब मानव को एक समूह में रहना है, सामाजिक परंपराओं के साथ रहना है, तो उसे कुछ नियमों का निर्धारण जो किया जाता है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो तार्किक दृष्टि से सही भी जान पड़ते हैं। क्योंकि अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, यदि समूह में रहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जो विषय शास्त्र नीति का निर्धारण करता है तथा नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, अच्छाई बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है। यदि कोई अच्छी भाषा में किसी से बात करता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, और यदि बुराई और या गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो सत्य है, अच्छा है, उसे ही बोलने में प्रयोग करें। अपने सामने कैसा उम्र का व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग वैसे ही बातचीत करें, वैसे ही मापदंड है तो उनका निर्धारण जो किया जाता है उसको नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। नैतिकता मनुष्य की नैतिक चेतना पर आधारित है। नीति शास्त्र का अध्ययन यह मानकर चलता है कि मनुष्य में नैतिक चेतना विद्यमान है। मानव के अंदर विद्यमान नैतिक चेतना मनुष्य को मूल्यों के प्रति संज्ञान प्रदान करती है, कर्तव्य भावना की अनुभूति कराती है। इस प्रकार नीति शास्त्र मानव में निहित नैतिक चेतना को पल्लवित एवं पुष्पित करने का शास्त्र है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे, नीति शास्त्र के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि नीति शास्त्र के यदि स्वरूप का उल्लेख करना है तो सबसे पहले उसके एक शब्द पे आना पड़ेगा, वो है नैतिकता। और नैतिकता जिसमें चेतना होती है, जो चेतन मनुष्य होता है वही जान सकता है कि नैतिकता होती क्या है। यूं नहीं कि वो किसी को गाली देते हुए चल रहा हो, बल्कि उसे किसी से, छोटे बालक से कैसा व्यवहार करना है, बड़ों से कैसा, गुरुजनों से, समाज में, देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, अपने नागरिक होने के दायित्वों के प्रति, जब जो व्यक्ति इतना जागरूक है वो नैतिक चेतना उसमें है। तो नैतिकता मनुष्य की नैतिक चेतना पर आधारित है। नीति शास्त्र का अध्ययन यह मानकर चलता है कि मनुष्य में नैतिक चेतना विद्यमान है। तो मनुष्य में क्या है, नैतिक चेतना विद्यमान है। ये कौन मानता है कि नीति शास्त्र कहता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नैतिक आचरण से उसमें विद्यमान होते हैं। मानव के अंदर विद्यमान नैतिक चेतना मनुष्य को मूल्यों के प्रति संज्ञान प्रदान करती है, उसके मूल्यों के प्रति संज्ञान प्रदान करती है, यानी कि एक सिद्धांत बना देती है, नियम बना देती है, कर्तव्य भावना की अनुभूति कराती है। बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये उसका नैतिक आचरण ही तय करता है। इस प्रकार नीति शास्त्र मानव में निहित नैतिक चेतना को पल्लवित एवं पुष्पित करने का शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है,
मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहा जाता है। इसकी लैटिन भाषा के वैल्यूर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली और विश्वसनीय बनकर उभरता है। तो क्या पढ़ा हमने कि मूल्य को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? वैल्यू। ये लैटिन भाषा का शब्द वैल्यूर से बना है और मूल्य एक ऐसे आचरण संहिता है ना, जिस तरह से कौन से आचरण करने का नियम या गुण या सद्गुण जो हम कह सकते हैं। तो क्या है? मूल्य एक ऐसे आचरण संहिता है जो सद्गुणों का समावेश है। ऐसे गुणों का समावेश है जैसे बड़ों के चरण स्पर्श करना, गुरुजनों से आदर से बोलना, सब कुछ सीखने का प्रयास करना, कभी गलती हो जाए तो उसे सम्मानपूर्वक तरीके से बता देना और अच्छा सही सीखने का प्रयास करते रहना, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली विश्वसनीय बनकर उभरता है। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सुधार करता चला जाता है तो समाज में एक उसकी पहचान बन जाती है कि देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, वो सबके प्रति दया भाव रखता है, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखता है, समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करता है, या बालकों के प्रति या विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति या समाज के प्रति या देश के प्रति अपना दायित्व पूरा करता है, तो वो उसकी छवि प्रभावशाली और विश्वसनीय बनकर सामने आती है। अगला प्रश्न है, मूल्यों के प्रकार लिखिए। तो मूल्यों के प्रकार में पहला प्रकार है व्यक्तिक मूल्य। व्यक्तिक मूल्य वे हैं जो व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, करुणा, स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आदि। यानी व्यक्ति के स्वयं के मूल्य है ये, है ना। व्यक्तित्व के स्वयं के मूल्य है जो उसके व्यक्तिगत जीवन से ही संबंध रखते हैं, जैसे वो सत्य का आचरण करे, अहिंसा का पालन करे, वो हर परिस्थिति में धैर्य धारण करे, सहिष्णुता रखे, करुणा रखे, स्वावलंबनी बना रहे, कर्तव्य निष्ठा का पालन करे, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे। ठीक है। दूसरा है सामाजिक मूल्य। इसमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसमें समाज सेवा, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान आदि, सहअस्तित्व, सहकारिता, बंधुत्व आदि। तो सामाजिक मूल्य में क्या होता है? व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जैसे समाज की सेवा। समाज में बहुत तरह की व्यक्ति होती है जिनको आवश्यकता होती है सेवा की, तो समाज सेवा, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, समाज में जो भी बड़े बुजुर्ग उनको व्यक्ति मिल जाए उनका आदर सम्मान करना, सह अस्तित्व, सबको साथ लेकर अपने अस्तित्व की पहचान बनाना, सबके साथ लेकर कार्य करना और सबसे बंधु बांधवों यानी अपने परिवार जैसा व्यवहार करना। तीसरा है इसमें आर्थिक मूल्य। ये वे मूल्य है जो कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े हैं। कैसे हैं ये? वे मूल्य है देश के आर्थिक विकास से जुड़े हैं। चौथा है राष्ट्रीय मूल्य। ये राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, जैसे राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान आदि। राष्ट्र की जो भी संपत्ति है, जो अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो दायित्व है, वो राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वतंत्रता, हमें कहाँ तक कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति कहाँ कहाँ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने देश के प्रति प्रेम रखें। ठीक है। धार्मिक मूल्य जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायता करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, वो धार्मिक व्यक्ति बनकर सबके सामने आता है, नैतिक आचरण करता है, अपने धर्म, कर्तव्य, निष्ठा इनका पालन करता है, तो वो उसके धार्मिक मूल्य कहलाते हैं। नैतिक मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव को समझाइए। नैतिक मूल्य और शिक्षा के उद्देश्य। वर्तमान में गिरते मूल्यों को देखकर शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन कर मूल्य परक शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि गिरते मूल्यों को देखकर, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलने लगा है, बेईमानी करने लगा है, हिंसा अपनाने लगा है, तो उनको देखकर शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन किया गया है ना। परिवर्तन किया गया है और मूल्य परक शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया। तो फिर इस क्या करें इसी परिस्थिति में? तो मूल्य परक शिक्षा पर ध्यान दिया गया कि व्यक्ति के नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण किस तरह से अपने देश के प्रति मौलिक कर्तव्य वगैरह, इन पे उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है। दूसरा, नैतिक मूल्य एवं शिक्षा का पाठ्यक्रम।
भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि विषयों के साथ मूल्य आधारित विषय वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। क्या हुआ कि भाई इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, हिंदी, गणित ये सब तो पढ़ा ही रहे हैं। इसके साथ एक सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ाया जाए जिससे अपने नैतिक मूल्यों के प्रति, अपने विषय वस्तु पर नैतिक मूल्यों के प्रति वो अच्छा व्यवहार करें, अपने मूल्य को धारण करें और अपने देश समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें। नैतिक मूल्य और शिक्षण विधियाँ। विद्यालय में अन्य विषयों के साथ मूल्य शिक्षण कैसे किया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए जिसमें मूल्यों का भी शिक्षण हो। भाई अन्य सब्जेक्ट जो तो पढ़ाई में चलते ही हैं, हिंदी, गणित, संस्कृत या विज्ञान, एसएसटी, ये सब तो चलते ही हैं। लेकिन विद्यालय में अन्य विषयों के साथ ये सब विषय जो पढ़ाए जाते हैं इनके साथ उसको नैतिक मूल्य का आचरण कैसे करना है इस और किस विधि से करना है ये भी उसे बताया जाना जरूरी हो, इसका भी शिक्षण इसमें होना चाहिए। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्य और अनुशासन। पूर्व में अनुशासन, दंड व पुरस्कार आधारित था, वर्तमान में मूल्य शिक्षा द्वारा स्वानुशासन पर अधिक बल दिया जा रहा है। पहले क्या था, यदि बालक बहुत अच्छा कार्य करता था उसे पुरस्कार दिया जाता था और खराब कार्य करने पर उसे दंडित किया जाता था। लेकिन आजकल जो शिक्षा है वो स्व अनुशासन पर, यानी कि ऐसी शिक्षा है कि उसे टीचर न तो मारपीट करे, न ज़्यादा डांटे फटकारे, बल्कि उसे क्या करना है कि बालक को ऐसा बनाना है जिससे बालक अपने आप में स्वयं अनुशासन रहे, स्वयं को अनुशासित करके रखे। ठीक है। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्य एवं शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। अध्यापक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में अध्यापक स्वयं ऐसा आचरण करे जिसे देखकर बालक भी सीखे कि नहीं हमारे गुरुजी इतने अच्छे थे, इतने अच्छा हमें कोऑपरेट करते थे हर पर पढ़ाई में, अन्य कार्यों में, या समाज के प्रति ऐसा व्यवहार था उनका, या इतने देश के प्रति ये कर्तव्य थे निभाते थे, तो हम भी उनके जैसे करें। यानी कि एक खुद को आदर्श के रूप में स्थापित कर रहे हैं। नैतिक मूल्य हम विद्यालय। विद्यालय का वातावरण मूल्य परक हो। विद्यालय का वातावरण भी ऐसा हो कि दो बालक आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, खेलते समय, खाते समय, पढ़ते समय सब एक दूसरे के सहयोगी हो, समय समय पर एक दूसरे की मदद करें और किसी को पढ़ाई संबंधी दिक्कत आ रही हो, किसी दूसरे बच्चे को आता हो तो वो उसको बताए, और यदि उसके टिफिन में आज कोई अच्छी चीज़ हो तो दूसरे से शेयर करे। यानी कि इस तरह से एक सामाजिक वातावरण, सहिष्णुता वाला, बंधुत्व वाला वातावरण बना के रखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैतिक द्वंद्व को परिभाषित कीजिए। जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में दो या दो से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो इसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। जब दो मूल्य आपस में एक दूसरे से टकराते हैं उनके व्यवहार के द्वारा, तो वो कहता है कि नहीं मेरा सही है, वो कहता है मेरा सही है। जब दो व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करते हैं तो एक दूसरे के मूल्यों में टकराव महसूस होता है तो उसे नैतिक द्वंद्व द्वंद्व यानी झगड़ा कहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अहंकार व्यक्ति के अंतर्मन में विकसित नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति स्वार्थ और इच्छा के तर्क से द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति का स्वार्थ एवं इच्छा पूर्ति की लालसा उसकी प्राथमिकताओं पर हावी हो जाती है तो वह अनैतिकता पर उतर जाता है। यदि व्यक्ति का दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों में किसी में भी स्वार्थ नहीं हो, किसी में भी अहंकार नहीं हो, तो वो उनका व्यवहार है लंबे टाइम तक चलेगा, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा और सब उन्हें सभ्य, सुशिक्षित और निस्वार्थ अहिंसावादी कहेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि नहीं दोनों के मूल्य विचार टकरा रहे हो आपस में, दोनों अपने अपने स्वार्थ को लेके आगे बढ़ रहे हों, तो उसे क्या कहे जाएंगे कि उनकी और इच्छा के तर्क से द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। तो जब दोनों में अपना अपना स्वार्थ हो कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, वो कर नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मेरी बात मानी जाए, दूसरा कर मेरी बात मानी जाए, तो उनके बीच में एक तर्क से प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति स्वार्थ और इच्छा पूर्ति की लालसा उसकी प्राथमिकताओं पर हावी हो जाती है, तो जो उसकी इच्छा पूर्ति और उसका स्वार्थ था उसकी जो प्राथमिकताएं थी उस पर हावी हो जाती है तो वो अनैतिकता पर उतर जाता है। मैंने आपको एक छोटी सी यूनिट के माध्यम से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगली यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।